नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, UGC नेट JRF के पाठ्यक्रम में इकाई 6 के अंतर्गत उपन्यास दोस्तों लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। उन्हीं उपन्यासों के क्रम में दोस्तों हम इस समय पर तमस उपन्यास, जो कि विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है, 5 दिनों की इसमें विभाजन की त्रासदी का वर्णन है, भीष्म साहनी जी का ये उपन्यास है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में दोस्तों हमने तमस, इसके पहले एक वीडियो देख लिया, एक वीडियो हमने कर चुके हैं। उसमें दोस्तों हमने तमस उपन्यास का खंड 1 का पहला अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से तमस उपन्यास का दूसरे अध्याय से अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप लोग दोस्तों अगर इसी वीडियो में जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो सबसे पहले जाइए और तमस उपन्यास के पहले खंड का पहला अध्याय, इसके पीछे प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए। उसके बाद इस वीडियो में आइए, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके दोस्तों, और हमारा प्रयास सार्थक हो सके। चलिए दोस्तों आते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर। तमस उपन्यास खंड 1 का दूसरा अध्याय। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता, वह तोंद खुजलाता, जमहाइया लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुश्की थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाली उम्र के लोग कंटों पे चढ़ा कर आते थे। सेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। तो दोस्तों कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूर पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे से रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप, क्या दोस्तों, हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोट काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो बख्शी जी आ गए। तो दोस्तों कौन थे हरिकेन लैंप लेकर के? बख्शी जी। तो बख्शी जी दोस्तों, लो बख्शी जी आ गए। दूर से पजामा पहनकर अजीज बोला। दूर से पजामा पहचान कर कौन बोला दोस्तों? अजीज बोला। तो दोस्तों इसमें नए पात्र हैं, इनको याद रखिएगा। कौन बोला दोस्तों? अजीज बोला। और कौन आ रहे थे हरिकेन लैंप लेकर के? बख्शी जी आ रहे थे। बख्शी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट उधर न 1 मिनट इधर। पर आज वह स्वयं लेट हो गए। बख्शी जी ही थे बलगामी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। तो दोस्तों बख्शी जी क्या थे? जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी मतलब सचिव। बख्शी जी कौन थे? जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। याद रखिएगा, बख्शी जी क्या थे दोस्तों? तो बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुँचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुँचने पर अजीज ने दोस्तों छूटते ही शेर पढ़ा। क्या शेर पढ़ा? मुल्ला मियाँ मिसालची तीनों एक समान, लोका नू दस्सड़ चाड़ना, आप हनो जान। बख्शी जी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर में सोए थे, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, दुआ सलाम के बाद दोस्तों क्या बोले? कि मास्टर रामदास नहीं आया। क्या बोले दोस्तों बख्शी जी? कि मास्टर रामदास नहीं आया। जब जवाब अजीज ने दिया, अजीज ने दोस्तों क्या जवाब दिया? वह गाय दुहकर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो जी, लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच हैं। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच है। मेहता जी
तुम सचमुच लीडर लगते हो। कौन आ गए दोस्तों? मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी है आए थे। तो मेहता जी ने दोस्तों मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं। देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोले, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली, दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी दोस्तों गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगलाता हो जाता है, आप किसी से कम हैं मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहाकर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। तो दोस्तों कश्मीरी लाल क्या बोला कि नहाकर आए हो मेहता जी। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहा कर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल तू अपनी बता, तूने मुँह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज़ आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो लो जनरेल भी पहुंच गया है, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। किसके फटे जूतों पर? जनरेल के। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूते के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जनरेल को मिल सकते थे उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियाँ, डोरे, सूखे हुए बुढ़ऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची कुची और सबसे ऊपर मूंगिया रंग की पगड़ी। जनरेल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता था, जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जनरेल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरेल की तकदीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जनरेल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जनरेल कब जलसे में से भोग क्यों गए थे? कश्मीरी लाल ने दोस्तों चुटकी ली। क्या कहा? जनरेल कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? जनरेल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आँखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेंत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमियों के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। ये दोस्तों जनरेल ने बोला कश्मीरी लाल को। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका। बख्शी ने दोस्तों कश्मीरी लाल को रोका। यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का? बस तुम रहो चुप। पर जनरेल बिफर रहा था। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूँगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है। मैं जानता हूँ देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छेना मुर्गी खाते देखा है। बस ठीक है जनरेल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पैंचों वाला पजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुँच गया। कौन दोस्तों पहुँचा? शंकर लाल पहुँच गया।
अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत, कहाँ पे दोस्तों? सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खखारते छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आई। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुँचे हैं बख्शी जी तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मुनादी वाले ने कहा। तो दोस्तों शंकर मुनादी वाले ने कहा कि बख्शी जी कि हम पहुँचे तो आपने बत्ती ही बुझा दी। क्यों तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले दोस्तों तेल जाया होता है, यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं। बख्शी जी ने दोस्तों कहा, क्या कहा? यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूँगा। इस पर दबी आवाज़ में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े शंकर बोला। कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों को मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या ज़रूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर, तुम्हारे पौबारे हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए। ये दोस्तों शंकर बोल रहा है मेहता जी से, क्या कह रहा है कि आज आप अपना बैग नहीं लाए। बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है? वाह जी, बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। मेहता जी दोस्तों कांग्रेस का काम करने के साथ साथ बीमा का भी काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर, मेहता जी तेरे से तिगनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा, मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली बात, पर 50,000 के क्या दोस्तों देखिए, पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। मेहता जी दोस्तों छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। सबसे उजली मतलब सबसे अच्छी खादी सफ़ेद पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी ही माकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज में दोस्तों मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ा करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हों। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस ख़त्म हुई समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। शंकर की और मेहता जी की दोस्तों वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से, कब से दोस्तों नहीं पटती थी ये भी देख लीजिए।
शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों ने इस सहभोज के लिए 8 आने लिए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। अपने दोस्तों प्रतिनिधियों का फंडा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पांत में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था। हाथ में सने हुए और होंठ भी और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहे थे। मेहता जी से ना रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी। यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है, अपना जर खर्चा है। आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं ओए? तू सारा वक्त बकता रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर दोस्तों शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी में 4 सदस्य भेजने की योजना थी। प्रत्येक जिला कमेटी से 4 क्या होना था दोस्तों? प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतजार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें। तब वह बोले, कहो क्या है? प्रधान ने कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। तो दोस्तों शंकर ने पूछा, क्या कहा शंकर ने? कि मैं पूछ सकता हूं कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं। तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी ने कहा कि तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम हैं? कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहब से दरखास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहें। गुस्ताखी माफ़। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़ पंची चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आजार बंद। क्यों, तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आजार बंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा।
मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना ज़रूरी है। दिखा दो यार, यह भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी, मैं लोफर हूँ तो आप सोहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहब, तुम क्या चाहते हो, मैं सबके सामने नाड़ा खोलूँ? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, ख़त्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया, नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का आजार बंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं है, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छू कर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजें। कांग्रेस सदस्य, दोस्तों शंकर कह रहा है कि कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजें। कांग्रेस के कोई असूल हैं या नहीं? स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देशराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए। कुछ ना हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांघ जाएंगे तो मास्टर दौड़ाएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मज़ा आता था। झट से जनरेल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जनरेल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जनरेल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता, सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो जाता। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई बेला वक्त देखा करो। बख्शी ने खींच कर कहा, तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जनरेल की ओर बढ़ाए, लेकिन जनरेल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान वाहिबान, नीचे उतर आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा, उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी ज़बान कोई बंद नहीं कर सकता। जनरेल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज़ में जनरेल बोलने लगा। जनरेल की उम्र 50 के कुछ ऊपर रही होगी, पर बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहां शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जनरेल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जनरेल ने ना तो तौबा की, ना ही अपनी जनरेल वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज्य का नारा लगाया गया था। उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बंध जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जनरेल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपये महीने प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करें तो वही खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था, न घाट, न बीबी, न बच्चा, न काम, न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिट आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जनरेल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियाँ तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, पर जनरेल और भी डटकर खड़ा हो गया।
साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के वसूलों की खिलाफवी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिल्लुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका लगा। यह इस बात से नहीं उतरेगा, यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह सोसा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा जिद पकड़ लेता है। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर जाएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर ख़त्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने तालियां बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब। 2-4 आवाज़ें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों रोटी नहीं खाते हो, जोर से नारा लगाओ, इंकलाब। ऊंची आवाज़ में जवाब आए, जिंदाबाद। मैंने जनरल बेत बगल में दबाकर पत्थर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद एक आवाज़ ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाँफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का, बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया। बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज़ में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया है? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ़ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ बेलचे भी वहाँ पहुँचाया आया हूँ। कुछ रात को पहुँचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़, 3 गैतियाँ और 5 कड़ाहियाँ में मैं रात को ही पहुँचा आया था। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब पहले आया था तो यहाँ कोई नहीं था। ढोक की नलियाँ साफ़ होंगी, ढोक की नालियाँ साफ़ होंगी। तेरा दिमाग ख़राब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। हैं क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहाँ जमा होगा। नालियाँ कौन साफ़ करेगा? हम करेंगे। तुम गद्दार हो, जनरल ने तुनक कर कहा। कभी कोई गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बूझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहाँ से गाते हुए चलेंगे। शुरू करो रामदास। जनरल लेफ्ट राइट कहता हुआ आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज़ में शुरू किया। जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हा दे मन दे बिच, चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली 2 पंक्तियां उठाई। ओह मजनू बड़ फिरदे ने हर सेहरा हर बंदे बिच, मंडली ने कुतुबुद्दीन की ढोक का रुख किया। तो ये दोस्तों था तमस उपन्यास के पहले खंड का दूसरा अध्याय। इसके अगले वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे तीसरा अध्याय। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में दोस्तों, अध्याय तीसरे अध्याय से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।